गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट आज हमारा जो टॉपिक है वो मतलब जीव विज्ञान के पारिस्थितिक विज्ञान यानी कि इकोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जल प्रदूषण। ठीक है, मैं शुरू करूं। आप इसके पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं? जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं? जल में कुछ पदार्थों के अनावश्यक या आवश्यकता से अधिक घुल जाने के कारण जल की गुणवत्ता में अवांछनीय अनावश्यक परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। मतलब जल में कुछ ऐसे पदार्थ अनावश्यक रूप से घुल जाते हैं जो जल की गुणवत्ता को ख़त्म कर देते हैं या उसमें अवांछनीय परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के अगर हम स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत है बाहित मल, औद्योगिक कचरा, मतलब बाहित मल के जो टैंक होते हैं हम लोगों के यहाँ, उनसे निकलने वाला सीवेज, और इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका कचरा, घरेलू अपमार्जक जिसमें साबुन, डिटर्जेंट्स के फॉस्फेट और नाइट्रेट अमोनिया के यौगिक, कृषि भूमि में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के रसायन जिसमें फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक और कीटनाशी, ठीक है, खरपतवारनाशी आदि, ये सारी चीज़ें जो है जल प्रदूषण के स्रोत हैं। इनसे ही जल प्रदूषण फैलता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर वॉल्यूम, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, वाटर वॉल्यूम। ठीक है, जल में फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होती है और इसे ही हम वाटर वॉल्यूम कहते हैं। वाटर वॉल्यूम के बाद बीओडी का फुल फॉर्म अगर आप लोगों ने सुना हो तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी होती क्या है? जल में शैवालों द्वारा स्रवित विषैले पदार्थों, मतलब जल में जब जो शैवाल होते हैं वो टॉक्सिक पदार्थ का या जहरीले पदार्थों का स्रवण करते हैं, उनको सीक्रेट करते हैं। तो शैवालों की मृत्यु से अब क्या होगा कि जब सीक्रेट होगा तो शैवालों की मृत्यु भी होगी। ठीक है, शैवालों की मृत्यु से उत्पन्न ऑक्सीजन की कमी के कारण, कमी नहीं लिख पाए, ऑक्सीजन की जो कमी होगी उसके कारण जलीय जो जीव होते हैं, अन्य जीव जैसे मछली, केकड़ा और अन्य जो जीव होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके कारण जलाशयों में अधिक कार्बनिक पदार्थ एकत्रित होते हैं जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जब जलाशय या तालाब, नदी, पोखर में जब ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं तो उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन, ठीक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसकी डिमांड को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। किसके लिए? कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ें तो कार्बनिक पदार्थों के जलाशयों में
जीवाणुओं तथा कवकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और बीओडी बढ़ जाती है। जब कार्बनिक पदार्थों के कारण किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम या जलाशय में जीवाणु और फंगस बढ़ते हैं तो बीओडी बढ़ती है। जब ये कम होते हैं तो बीओडी कम होती है। जल प्रदूषण को मापने के लिए हम बीओडी का उपयोग करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग करते हैं जल प्रदूषण को मापने के लिए। फ्लोराइड्स से एक डिसीज़ होती है, फ्लोरोसिस बीमारी होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां और दांतों में तेज़ी से कैल्सिफिकेशन या कैल्सीकरण होता है। पारा जो होता है इससे मिनीमाटा डिसीज़ होती है, ठीक है। और कैडमियम से इटाई रोग होता है। और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेमोग्लोबिनीमिया एक बीमारी होती है। आर्सेनिक से ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। इन 5 बीमारी में से एक क्वेश्चन 101% सुपर टेट या टेट में आता है, तो इनको बहुत अच्छे से रट लीजिए। इनके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, पीएम की नॉटी बेबी करके। पीएम की नॉटी बेबी, ठीक है। तो पारा से मिनीमाटा और कैडमियम से इटाई, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। अब आर्सेनिक से ब्लैकफुट एक ये बीमारी है, तो इसको याद कर लीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है, पीएम की नॉटी बेबी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ धातु हैं जो जल में घुलने के बाद हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उसके बाद जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय बताएंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपको ध्वनि प्रदूषण और सॉइल प्रदूषण बता देंगे। तो कुछ धातु हैं जो नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, ठीक है। कैडमियम धातु जो है उससे डायरिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की हानि होती है। वृद्धि जो होती है जीव की वो क्षीण हो जाती है। कॉपर धातु से हाइपरटेंशन होती है, चिड़चिड़ाहट आती है, यूरेमिया हो जाता है और मनुष्य कोमा में भी जा सकता है। लैंड ये गलत लिख गया, लेड होगा ये, ठीक है। लेड से एनीमिया होती है और उल्टी भी होती है, मस्तिष्क नष्ट होता है। ये भी एक धातु से बीमारी होती है लेड से। क्रोमियम एक धातु है, इससे कैंसर और नेफ्रिटिस नामक बीमारी होती है। जिंक से उल्टी, क्रॉम्प, रीनल नष्टीकरण, ये सारी बीमारियां होती हैं। कोबाल्ट से अगर हम देखें तो पैरालिसिस हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर होता है और आंत की हानि होती है। मरकरी से सरदर्द होता है, डायरिया होता है, हीमोलाइसिस हो जाता है। ये सारे जो धातु हैं इनके नेगेटिव प्रभाव मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं जल प्रदूषण नियंत्रण के कुछ उपाय, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो समाप्त कर दूंगा, फिर अगला वीडियो। अपमार्जक के पहला जो उपाय है वो ये है कि अपमार्जक जो हैं डिटर्जेंट्स, इनके स्थान पर लीनियर एल्किल बेंजीन सल्फोनेट का प्रयोग किया जाना चाहिए डिटर्जेंट्स के स्थान। नदी तालाबों में बैठकर जब हम साबुन लगाकर नहाते हैं ये बंद हो जाना चाहिए। कपड़े धोना भी नदी तालाब में बंद होना चाहिए। सीवेज जो है बाहित मल, इसका पहले ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, शुद्धिकरण किया जाना चाहिए, प्यूरिफिकेशन किया जाना चाहिए। इसके लिए संयंत्र लगने चाहिए। उसके बाद इसको वातावरण में छोड़ना चाहिए, जलाशयों में छोड़ना चाहिए। कृषि रसायनों जैसे कि खाद होते हैं जो फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, इनका कम से कम उपयोग होना चाहिए, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और आगे अगर हम देखें तो मतलब देखते हैं कि जो सेप्टिक टैंक होते हैं, ऑक्सीडेशन पॉइंट होते हैं, फिल्टर स्तर का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। घरों से निकलने वाले मलिन जल को एकत्र कर पहले उसको संशोधन संयंत्रों से ट्रीट करते हैं, उसके उपरांत ही नदी तालाबों में विसर्जित किया जाना चाहिए। ये बात भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो हम देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक युक्त जो जल है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी, ठीक है। गंगा भारत की सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित नदी है वो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में है। गंगा
सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित है वो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में है। गंगा नदी के प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए 1985 में एक बोर्ड की स्थापना की गई, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1985 में की गई भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद 1986 में गंगा एक्शन प्लान लागू किया गया और 2015 में गंगा के शुद्धिकरण के लिए या उसके प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे योजना मोदी सरकार ने शुरू की। ठीक है, पानी की शुद्धता के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है सदियों से, हम लोग जानते हैं इस बात को। दामोदर नदी को हम जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं, बंगाल का शोक भी कह सकते हैं, सॉरी बंगाल का शोक तो हम कोसी नदी को कहते हैं शायद। ठीक है, तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।